क्लास 11th केमिस्ट्री लेसन 5 चल रहा है आज हमारा। हम लोगों ने अभी तक इस पर कुछ वीडियोस बनाए हैं। आज एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए जिसके अंदर हम एवोगाड्रोस लॉ देखेंगे। क्या होता है बच्चों एवोगाड्रोस लॉ? तो एवोगाड्रोस लॉ का सिंपल सा कहना है कि इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल गैसेस, क्या कहते हैं वो, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल गैसेस, मतलब जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनका अगर इक्वल अमाउंट लें, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर दो गैस के वॉल्यूम बराबर लें तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। कब? व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर कीपिंग कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो, ऐसा नहीं कि किसी एक गैस का कुछ और टेम्परेचर पर निकाल रहे दूसरी गैस का किसी और। सपोज आपको अगर मैं बोला जाऊं कि ऑक्सीजन O2 है, उसका गिवन मास है, गिवन मास नहीं वॉल्यूम दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और 10 सेंटीमीटर क्यूब ही आपने नाइट्रोजन गैस ले ली है, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। जितने मॉलिक्यूल O2 में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल इसमें, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम देखो ना सेम है, 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब। यही होता है हमारा एवोगाड्रोस का लॉ, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल गैसेस। अगर गैसेस का इक्वल अमाउंट है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लिख लो यहाँ पर, इक्वल अमाउंट या इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कर लो बच्चों, वॉल्यूम होना चाहिए। इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सारी गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम हो जाए, अगर दो गैस का वॉल्यूम सेम लूँ मैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे होते हैं? सेम होते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक बहुत अच्छा सा रिलेशन सामने आता है कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ मोल पर या नंबर ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। बच्चों एक और चीज़ ध्यान से समझिए आप, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। तो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी गैस हो उसके क्या कह सकते हैं, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो हमेशा 22.4 लीटर निकलता है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ये कन्फर्म्ड है, ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया हमको। इससे ये समझिए बच्चों कि अगर मान लो 1 मोल गैस ली हमने नाइट्रोजन की, और 1 मोल गैस हमने ली किसकी? ऑक्सीजन की, तो दोनों के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, क्योंकि दोनों ही गैस का वॉल्यूम तो बराबर है ना भाई, तो मॉलिक्यूल भी सेम ही होंगे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? सिंपल सी बात आपको क्लियर हो चुकी है। आगे हम देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इसको निकालने के दो तरीके बच्चों, मैं आपको बहुत सिंपल और इजी सा तरीका सिखाता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन को निकालने का। इजी तरीका हमारे बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था? बॉयल्स लॉ ने कहा था कि प्रेशर जो होता है वो होता है 1/v के बराबर, है ना। और हमने क्या देखा? दूसरी एक और चीज़ देख ली हमने, वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है T के। क्लियर क्लास? ये क्या बोला आपने? चार्ल्स लॉ ने बोला। और एक कॉन्सेप्ट हमने और देख लिया, इसको ऐसे ना लिखते हो बच्चों, कुछ ऐसा लिख लेते हैं। देखिए V को ऊपर कर लो, क्योंकि यहाँ पर V नीचे, यहाँ पर V ऊपर है तो थोड़ा आपको करने में दिक्कत होगी। तो इसको काम करो, V को यहाँ ले जाओ, P को यहाँ ले जाओ। तो
बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था, वी नए पेज से कर लेते हैं, न्यू पेज लेते हैं। हमारे बॉयल्स लॉ ने कहा हमको बाय बॉयल्स लॉ वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, बाय चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल होता है टी के, ठीक है। और एक और लॉ हमने देखा था जिसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने पढ़ा है, बाय एवोगाड्रो लॉ, बाय एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो ने क्या कहा कि वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के भी। इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं मिला दूं आपके लिए, इन तीनों इक्वेशन को अगर आप मिला दोगे ना तो क्या बनेगा, V प्रोपोर्शनल V प्रोपोर्शनल V प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से एक, तो यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को मिलाकर बोलूँ मैं आपको तो क्या होगा, V जो है वो प्रोपोर्शनल है T के N के, तो ऊपर N और T आ जाएंगे, N भी ऊपर T भी ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, P आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन है, अगर साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर V प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो इज इक्वल टू में आ गया, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है बच्चों जिसको कहते हैं NRT, मतलब जो कांस्टेंट होता है उसको R कहते हैं। इसका नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब अपॉन के P को यहाँ ले जाऊँ तो P इंटू V बराबर NRT। दिस इज द गैस इक्वेशन, या इसको कहते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन। इट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हो जाती है बच्चों। कोई दिक्कत है हमको इसमें, नहीं है। वर्केबल फॉर्म क्या होता है बच्चों, वर्केबल फॉर्म का मतलब होता है कि इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई गैस है जिसका मास फिक्स्ड है, हमको बोला जाए क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, उनमें उन ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमको गैस का मास फिक्स्ड देते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में हमको गैस का मास क्या देते हैं बच्चों, फिक्स्ड देते हैं। इसका मतलब n फिक्स्ड होगा क्वेश्चन जो हमको देंगे, और r भी हमको फिक्स ही होता है। r की वैल्यू भी बताऊंगा आपको, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं r की। n और r जो है दोनों फिक्स होते हैं, बस p v और t चेंज हो सकते हैं। तो अगर t को अपॉन में लाऊं तो जनरली फॉर्मूला ऐसा बनता है p v अपॉन t बराबर nr, और जहाँ पर ये nr क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अगर मान लो मैं दो सिचुएशन लेता हूँ बच्चों, क्या लेता हूँ, दो अलग अलग सिचुएशन, कि भाई टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है। तो अगर दो अलग अलग सिचुएशन देखूँ मैं, तो हम कह सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 बराबर भी कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, तो क्या नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, भाई गैस का मास तो उतना ही है, आर की वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी। यानी दो चीज़ें तो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से एक नया रिलेशन सामने आया जिसको कहते हैं P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन आएंगी, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। एक नया कांस्टेंट आया R, जिसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, R की वैल्यूज निकालेंगे अलग अलग यूनिट्स के अंदर। R की वैल्यू बच्चों आपको बहुत काम आने वाले, इसलिए इसको अपन डिटेल में और ध्यान से पढ़ेंगे। तो R की वैल्यूज देखते हैं बच्चों। R की जो वैल्यूज़ है, पहले तो R की वैल्यू कहाँ से आएंगी और इसकी यूनिट क्या होगी ये देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, P V इज इक्वल्स टू N R T। हमें R निकालना है तो N और T कहाँ जाएंगे, अपॉन में जाएंगे। तो P बाई V अपॉन में N और T, ये होता है R। इन SI सिस्टम, जो हमारी SI यूनिट है ना, टेम्परेचर को तो केल्विन में लेते हैं बच्चों, प्रेशर को हम लेते हैं पास्कल में, और वॉल्यूम को लेते हैं DM क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब। SI यूनिट में यही बोला जाता है कि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, ये पास्कल में होना चाहिए प्रेशर हमारा, है ना।
टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, एन मतलब मोल है तो इसका यूनिट तो क्या हो जाएगी मोल। तो अगर ऐसा सिस्टम में देखा जाए, लेकिन ध्यान से सुनिए, ऐसा सिस्टम में बात करते हैं तो कहाँ देखते हैं हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं एसटीपी पर। कहाँ कैलकुलेट करते हैं एसटीपी पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बच्चों 273 केल्विन होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 ATM होता है। एसटीपी पर टेम्परेचर 273 होता है, ATM 1 ATM का प्रेशर होता है। लेकिन ऐसा यूनिट में ATM को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में, ठीक है ना। इसका मतलब R की जो वैल्यू होगी उसमें P की जगह 1 ATM रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली STP पर क्या होता है बच्चों, STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP पर हमारा टेम्परेचर हमेशा 273 माना जाता है और प्रेशर 1 ATM होता है। और 1 ATM और पास्कल में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में, वैसे मैं बता चुका हूँ, पहले ही वीडियो में डाला था मैंने। 1 ATM बराबर होता है 101,325 पास्कल। चाहो तो इसको ऐसा भी लिख लो, पॉइंट अभी यहाँ पर है, पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो इसको ये भी कह सकते हैं 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर की जगह हम 1 ATM नहीं रखते हुए ये रखेंगे, क्या रखेंगे प्रेशर के प्लेस पर। फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है P की जगह रखेंगे 101.325 वॉल्यूम में तो हम कुछ नहीं लिखेंगे बच्चों। STP पर हमको मोल को भी 1 लेना पड़ता है। तो 1 मोल अगर मैं गैस लेता हूँ, मान लो N की जगह 1 मोल रखता हूँ अपॉन में, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब इंटू 273। फिर से समझा दूँ आपको, STP जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वहाँ पर टेम्परेचर होता है 273 तो अपॉन में रख दिया 273। प्रेशर होता है 1 ATM और ATM को हमको पास्कल में लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम कहता है कि पास्कल में लो। किस में लो, पास्कल में। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए बच्चों, मैं समझा रहा हूँ आपको, तो कोई टेंशन नहीं है, आप तो बस समझ लें, नहीं भी याद रहे तो आप बस याद कर लेना डायरेक्टली, है ना, कोई इशू नहीं। तो 1 ATM बराबर इतने होते हैं 101.325 10⁻³ पास्कल होता है। हमने वो वैल्यू उसकी जगह रख दी, सॉरी यहाँ 10⁻³ लगाना भूल गया मैं, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 10⁻³। अब 1 STP जो होता है बच्चों, वहाँ पर मुझे जो मास है या जो गैस है उसका 1 मोल लेना पड़ेगा। तो मैंने गैस लिया 1 मोल। अगर 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। बच्चों आप इन सब का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, इतना कोई खास टफ नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर 273 से मैं डिवाइड करूँ तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 8.31 इंटू 10⁻³। अब बात करो यूनिट की, क्योंकि इसकी जो R की वैल्यू है ना वो सब यूनिट पे डिपेंड करती है। आपने जो यूनिट क्वेश्चन में दी है उसके हिसाब से R की वैल्यू लेना पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेशर को लिया था पास्कल में, इसको लिया DM³ में, अपॉन में मोल था, मोल अपॉन में है बच्चों। देखो N मतलब फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मोल की पावर -1, टेम्परेचर भी नीचे है तो केल्विन की पावर -1। तो ये हो जाएगा 8.31 इंटू 10⁻³ पास्कल डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। कोई दिक्कत है इसको हम, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम आराम से इसको देख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना आपको। अब हम चाहें तो 10⁻³ को किलो लिख सकते हैं ना किलो। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, R बराबर 8.31, इसको कहते हैं किलो, तो किलो पास्कल हो गया ये, DM³ पर मोल पर केल्विन हो गया। क्लियर है, ये एक R की वैल्यू आ गई। और एक बात ध्यान से सुने बच्चों, ये जो इतनी वैल्यू होती है ना किलो पास्कल पर DM³, इस वैल्यू को मैं जूल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, जूल।
R इज इक्वस टू, तब फॉर्मूला क्या होगा 8.31 जूल, इसके प्लेस पे जूल लिख सकता हूँ, पर मोल पर केल्विन। क्लियर क्लास? ये 3 वैल्यूज़ आप याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जूल कैसे हुआ अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ, कोई टफ काम नहीं है, देख लीजिए। दूसरे पेज से बताऊँगा, फिर वापस इसी पेज पे आना है हमको। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, R बराबर पी वी इंटू अपॉन में एन टी था। देखो प्रेशर बराबर क्या होता है, अभी आप समझ जाओगे, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ क्यूब। भाई वॉल्यूम जनरली बोलूँ आपसे, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालो, सबसे सिंपल वॉल्यूम किसका होता है, क्यूब का होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब यानी लेंथ का क्यूब। एरिया बराबर क्या होता है बच्चों, एरिया मैं सब अपॉन ऊपर की वैल्यू बता रहा हूँ, नीचे की वैल्यू में तो कोई चेंज करा ही नहीं मैंने, हमने नीचे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करा है। देखो ध्यान से, हमने अपॉन की जो मोल पर केल्विन था उसमें कोई चेंज नहीं करा, मैंने किलो पास्कल पर डीएम क्यूब यानी प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट की जगह जूल लिख दिया है। तो कैसे लिख दिया है ये समझ लो। तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एरिया को कह सकते हैं लेंथ का स्क्वायर कह सकते हैं, और ये हो गया लेंथ की पावर 3। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी पावर 2 बार आई, लेंथ इंटू लेंथ, तो पावर 2 से पावर 3 कम हो जाएंगी तो एक पावर बचेगी, तो ऊपर क्या बचेगा, फोर्स इंटू लेंथ। बच्चों ध्यान से याद करो, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी लेंथ मतलब एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, तो फोर्स इंटू लेंथ को हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन कह सकते हैं। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना, इसीलिए मैंने उसकी जगह पर जूल लिख दिया। क्लियर है? तो ये यूनिट भी होती है। तो ये तो हमने एसआई सिस्टम में देख लिया। एसआई सिस्टम में 3 मेन यूनिट होती हैं, 8.31 10 की पावर 3 पास्कल डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, किलो पास्कल डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, 10 की पावर 3 को किलो बना दिया। इसके अलावा इतनी वैल्यू को मैं जूल भी कह सकता हूँ, तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। चलो इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर सपोज हम सेकेंड कंडीशन प्रेशर को लें एटीएम में ही, प्रेशर को किस में लें, एटीएम में लें, है ना, तब क्या होगा बच्चों, अगर प्रेशर को सिर्फ एटीएम में लूँ तो एसटीपी पर क्या होता है, एसटीपी पर यही होता है, हम उस जो आर निकाला था हमने वहाँ पर एटीएम को 1 लिख दिया, यहाँ पर 22.5 है, ठीक है। चाहो तो इसको लीटर भी कह सकते हो आप, 22.4 लीटर। देखो 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको ये बोलो चाहे ये बोलो, मैं यहाँ डीएम क्यूब भी लगा सकता हूँ, लीटर भी, जो हमारा मन करे, ठीक है। तो 1 × 22.4 लीटर अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1 मोल एन की जगह और 273 केल्विन। अगर ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर एटीएम में प्रेशर लिया है, लीटर में वॉल्यूम लिया है, तब आर की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 0.082। डिवाइड कर लेना बच्चों, आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। 2 to 4 को 273 से डिवाइड करो, 082 आएगा। एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आप चाहें तो ये जो वॉल्यूम है बच्चों इसको चेंज कर सकते हो, है ना। 1 लीटर में कितने होते हैं बच्चों, कैसे चेंज करेंगे मैं बताता हूँ आपको। हम सभी जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, होता है ना, तो 1000 ml होता है, ठीक है। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम इसको इसी क्वेश्चन में लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करूँ तो मैं लीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों पर, आंसर में कुछ नहीं होगा। लीटर को अगर मैं इसमें चेंज करूँ तो लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर की जो वैल्यू हो जाएगी
हो जाएगी 0.082 ATM इंटू इसकी जगह लीटर की जगह लिख दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। 0.123 प्लेस आगे चला जाएगा, कितने प्लेस आगे चला जाएगा, 3 प्लेस आगे चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 82.01। अब ये क्या हुआ मैं समझाता हूँ। यहाँ से 3 प्लेस आगे आया तो यहाँ पर आया। जब हम इसकी वैल्यू निकाली थी पहले तो पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर थे, तो हमने वो पॉइंट के नंबर हटा दिए थे। लेकिन अब जब मैं पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ था कि जैसे ये वैल्यू है 22.4, इसको 273 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या लिखा, 082 लिखा। लेकिन इसके बाद भी नंबर होते हैं, जैसे इसका आंसर ऐसा होता है 0.08201 इस टाइप से। पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 या 3 प्लेस तक ही नंबर लिखते हैं, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। लेकिन जब पॉइंट को इधर शिफ्ट करूँगा तब मुझे दिखाना पड़ेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब इसको सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं तो अब क्या हुआ, यहाँ पर 3 0 थे, 1 2 3 0, तो 0.3 प्लेस आगे आ गया ना बच्चों, 0.3 प्लेस यहाँ आ गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 82.01 ATM सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि आपको क्वेश्चन में जैसी वैल्यूज दी होंगी उसी के हिसाब से आर की वैल्यू रखना है। अगर आपको मान लो प्रेशर ATM में दिया है तब आप ये पास्कल वाला फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई आपको ATM में प्रेशर दिया है और अगर मान लो पास्कल में प्रेशर दिया तो आप ये लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे। यानी आर की जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट टाइम पर रखते हैं बच्चों। मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ जिसमें और भी वैल्यूज़ आर की गिवन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप, चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए ये तो बता ही चुका हूँ कि पास्कल और वॉल्यूम को पास्कल में लें और डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लें तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 8.31 आ गई है ना। यूनिट किलो पास्कल पर DM क्यूब पर ये बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, जूल पर केल्विन पर मोल। ATM बता चुका हूँ, ATM लीटर 0.082, ATM सेंटीमीटर क्यूब बता चुका हूँ मैं 82.01 ATM पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा बच्चों अगर हम प्रेशर को लें डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर में, किस में लें, पास्कल जो होता है ना उसको अगर डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें और वॉल्यूम को CM क्यूब में लें तब इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 8.31 × 10⁻⁷ अर्ज पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर जूल को हमने कुछ नहीं करा है, अर्ज में चेंज कर दिया है। जूल को किस में चेंज किया है, अर्ज में। यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि 1 जूल बराबर ही होता है 10⁻⁷ अर्ज। तो यहाँ से जूल को सीधा सीधा चेंज कर दिया 10⁻⁷ अर्ज में। देखो यहाँ 8.31 जूल चेंज हुआ अर्ज में, तो जूल बराबर होता है 10⁻⁷, तो जूल को अर्ज में चेंज किया तो 10⁻⁷ आ गया। क्लियर है बच्चों। चलिए कुछ और यूनिट्स भी है मैं आपको दिखा दूँ, बाकी ये थोड़ा रेयरली ही यूज़ आएगी आपको। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आप लेते हैं प्रेशर को, सेंटीमीटर क्यूब में आप लेते हैं किसको, हमारे वॉल्यूम को, तो एक कैलोरीज भी होता है बच्चों। कैलोरीज में अगर चेंज करें, जूल को हमने कैलोरी में चेंज कर दिया तो 1.987 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर mmHg में लेते हैं, लीटर में लेते हैं तो लीटर mmHg में लेते हैं तो पर केल्विन पर मोल भी यूनिट साथ में आएंगी और 62.3 इसकी वैल्यू होगी। ATM ml में लो आप इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मिलीलीटर में वॉल्यूम लो तब 82.01 ml ATM पर केल्विन पर मोल होगा बच्चों। ये तो वही वैल्यू है, हमने सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml लिखा है ना, कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए बच्चों इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा आपको, फॉर्मूला जैसा लगेगा P1V1/T1 बराबर P2V2/T2, ये होगा आपके लिए मेन फॉर्मूला। सो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेट, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच 28 ग्राम ऑफ
nitrogen N2 will occupy a volume of 10 liter at 2.46 atm प्रेशर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर निकालना है एट विच 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, जहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो है 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्यूपाई क्या करेगी, 10 लीटर ऑक्यूपाई करेगी और 2.46 एटमॉस्फेरिक उसका प्रेशर होगा। 2.46 एटीएम उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। हमें फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर। बच्चों यहाँ दो चीज़ चाहिए, P1 V1 T1, P2 V2 T2। हमारे पास दो चीज़ें दिख नहीं रही है, लेकिन एक चीज़ हमारे पास हमेशा कॉमन होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हमेशा यूज़ कर लीजिएगा एट STP। एक चीज़ हमेशा आप मान सकते हो, STP पर दो चीज़ें कॉमन है। STP पर क्या होगा, STP पर अगर गैस का STP पर आपने क्या लिया है, STP पर आपने टेम्परेचर 273 लेना है, तो T1 आपको पता है 273 है। प्रेशर आपको लेना है 1 atm, तो P1 हो गया आपका 1 atm। दो चीज़ें क्लियर हो गई। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम तो डिपेंड करता है गैस कितनी है, तो 28 ग्राम में कितने मोल होते हैं बच्चों। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एट STP लिख लो थोड़ा सा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का STP पर जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि अभी हम पहले हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि अगर इस गैस को STP पर ले तो उसका वॉल्यूम कितना होगा उस समय, 22,400 ml। लीटर में लेना है तो एक काम कीजिए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। क्लियर है इतना अपने को। हमको T1 पता चल गया, P1 + V1, लेकिन हमको क्या पता है ये 1 मोल है कि नहीं है। तो इतना तो आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन का जो मोलर वॉल्यूम है वो 28 ही होता है ना, यानी इसका एक ही मोल है। मोल निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को, यहाँ दिखा देता हूँ फिर से एक बार। मोल का फॉर्मूला क्या बताया था, गिवन मास, कितना मास दिया है 28 ग्राम, अपॉन में आता है मोलर मास। नाइट्रोजन का एक एटम का मास होता है 14, N2 दो एटम का मास कितना होता है बच्चों, 28। तो गिवन मास ये दिया हुआ मास है, इतनी गैस है, और मोलर मास भी इतना ही होता है, कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 1 मोल, यानी डेफिनेटली इसका एक ही मोल दिया है। तो 1 मोल गैस है हमारे पास, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। P1 T1 V1 पता चल गया। अब बात करते हैं P2 T2 V2 की। तो देखो ये हो गया आपका P2, ये हो गया आपका V2 वॉल्यूम। अब निकालना क्या है, T2 तो हो जाएगा। ठीक है, पेज थोड़ा टर्न कर लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं, है ना। P1 V1 T1 पता चल गया। यहाँ से P2 2.46 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम V2 10 लीटर, टेम्परेचर T2 हमें फाइंड करना है। चलिए बस वैल्यूज़ रख देते हैं, कोई इशू नहीं। अब तो क्या वैल्यूज़ हैं, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। प्रेशर कितना है पहला वाला 1 atm, वॉल्यूम कितना था पहले 22.4 लीटर, टेम्परेचर था 273 केल्विन, दूसरा प्रेशर हो गया 2.46, वॉल्यूम दूसरा नया वाला 10 लीटर, अपॉन में टेम्परेचर T2 फाइंड करना है। चलिए T2 अपॉन से यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, अपॉन का 273 से मल्टीप्लाई होने जाएगा यहाँ पर। ये तो सब बच्चे हो तुम लोग, आराम से तुमको पता ही है 11th क्लास के। 22.4 यहाँ पर आएगा। यहाँ से जो टेम्परेचर आएगा ध्यान रखना वो केल्विन का होगा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो कैलकुलेशन तुम्हें करवा देता हूँ बच्चों, आप चाहें तो। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.6 हो जाएगा, इसमें 273 का मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। ये इसको मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक पॉइंट आगे चला जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट आगे चला जाएगा, और एक ही जीरो है तो एक पॉइंट और आगे चल जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 246
243 अपॉन में 224 बच्चों। क्लियर है? इस सब की कैंसिलिंग आप करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, इतना तो आपको आता ही है, तो आप चाहें तो कर लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बताऊं, इसका आंसर आएगा 299.8 केल्विन। अगर एस्टिमेट करें तो ये 300 के बराबर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 300 केल्विन टेम्परेचर होगा वो। क्लियर क्लास? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आना है। चलिए कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सो क्लास देखिए, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस मेजर्ड, मतलब एक गैस की कुछ फिक्स क्वांटिटी है, उसको मेज़र किया, उसका वॉल्यूम होने तो 500 ml निकला। किस टेम्परेचर पर? 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। एंड उसका प्रेशर उस समय कितना था? 750 mmHg। व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड, कितना प्रेशर हम करें टू कंप्रेस दिस क्वांटिटी ऑफ गैस इनटू 400 ml। मतलब पहले 500 ml था, उसको हम 400 ml कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रेशर को 750 से कितना चेंज करें, ठीक है, कितना चेंज करें, है ना। और टेम्परेचर को 15 डिग्री से 50 डिग्री कर दिया है, तो हमको प्रेशर की वैल्यू निकालना है। सिंपल सी बात है, पहले फर्स्ट कंडीशन देखो। तो देखिए, ये हो गया आपका V1, T1, P1। व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड, तो प्रेशर तो निकालना है, तो P2 तो फाइंड करना है। कंप्रेस करके इस क्वांटिटी को, गैस को, वॉल्यूम, नया वॉल्यूम V2, नया टेम्परेचर T2। तो वैल्यूज लिख लेते हैं। P1 लिखो 750 mmHg, T1 15 डिग्री और V1 जो है वो 500 ml। P2 निकालना है, T2 50 डिग्री सेल्सियस में है बच्चों, और V2 जो है वो 400 ml है। तो पहला काम तो ये करना है, इसको केल्विन में कर लेना। केल्विन में करने के लिए क्या करते हैं? +273, क्या करते हैं? +273 करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं, चलो फॉर्मूला लगाएं। तो फॉर्मूला क्या होता है? P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। यहीं पे लगा देता हूँ एक बार, तो देख लो आप। P1 कितना है प्रेशर? 750। पहला वॉल्यूम है 500 ml। पहला टेम्परेचर ये है, इन दोनों को प्लस कर दो। 273 में प्लस करूँगा तो 288 आएगा अपॉन में, क्या आएगा? 280 बराबर P2 तो फाइंड करना है, V2 है हमारा 400, और इसमें इसको प्लस करूँगा बच्चों तो ये हो जाएगा 323 हो जाएगा। कुछ कैंसिलिंग हो रही है? जी हाँ, ये 2 जीरो को डायरेक्टली इधर 2 जीरो से कट कर दो, है ना। अब P2 निकालने के लिए ये यहाँ से अपॉन से इधर जाएगा, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? नए पेज पे कर लेते हैं हम लोग। वैल्यूज लिख लें। देखिए 750 इंटू 5, ये देखो 2 जीरो कट गए, क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लाई है तो कट जाते, क्योंकि ये अपॉन से यहाँ आता फिर भी कटता, इसलिए डायरेक्ट काट दिए। 323 यहाँ से यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में 288 है, ये 4 मल्टीप्लाई से यहाँ आ गया डिवाइड में। तो आपको P2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब बस तो आपको सिर्फ क्या करना है? कैंसिलिंग करना है, जो तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। और काटना चाहे तो काट सकते हैं, इसकी कैंसिलिंग करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, मैं आपको इतना भरोसा कर सकता हूँ। तो P2 की जो नई वैल्यू आना है वो आएगी 1051 mmHg। ये नया प्रेशर आएगा। सबका मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको ये आंसर मिल जाएगा, गारंटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिससे वीडियो छोटा हो जाए, ज़्यादा लंबा समय ना लगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वेट ऑफ मीथेन। आपको मीथेन का वेट निकालना है, जो कि एक 9 लीटर के सिलेंडर में भरी हुई है, जो कि 16 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, और उस समय उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, यानी कि रूम टेम्परेचर है। तो हमको क्या करना है? उसका वेट निकालना है। तो यहाँ पर हमको बच्चों काम आएगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, जो है PV = nRT। प्रेशर गिवन, वॉल्यूम 9 लीटर, R की वैल्यू हम जानते हैं
टेम्परेचर पता है तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल पता लग जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? n पता लगा सकते हैं यहाँ से हम कि इस गैस के कितने मोल होंगे 9 लीटर में, है ना। तो n यहीं रखा, PV/RT। अब यहाँ पर R भी कौन सा लेना है बच्चों? तो R आपको वो वैल्यू लेना है जिसमें हमारा प्रेशर ATM में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, ठीक है। तो करें वैल्यू, प्रेशर को रखो ATM में 16, वॉल्यूम रख दो उसमें 9। जो R की वैल्यू मैंने आपको बताई थी इस समय पर क्या होती है, 0.0821 होती है जब हम ATM में प्रेशर लेते हैं, लीटर में वॉल्यूम लेते हैं। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं उसको केल्विन में करूं, केल्विन में करने के लिए 273 प्लस कर दोगे तो प्रेशर जो है मतलब टेम्परेचर जो है वो केल्विन में जाएगा, यानी ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है। अब यहाँ से मीथेन की बात हो रही है तो एक डायरेक्टली आंसर बता दूँ आपको, यहाँ पर निकालना है मास ऑफ मीथेन के, मास कितना है मीथेन का। तो नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास, मतलब इसका जो मास है मीथेन का, गिवन मास को x मान लो और मोलर मास CH4 होता है। CH4 का मोलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 है, तो 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 1 जा 4, 4 + 12 16 ग्राम इसका मोलर मास होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 16, यहाँ पर 16 × 9 अपॉन में ये 2 जीरो से पॉइंट इसका 2 प्लस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 82.1 × 3, 3 से 8 को कट कर दो 3 बार बच्चों, 16 मल्टीप्लाई से ऊपर चल डिवाइड से ऊपर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्राम में हमारे पास 16 × 16 × 3 अपॉन 82.1। क्लियर क्लास? बस अब आपको कैंसिलिंग करके डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी आपको लगभग 93.6 ग्राम। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड तो बच्चों आपको ही करना होगा, क्योंकि इतना नहीं करोगे तो फिर आप कैसे कर पाओगे। क्लियर हुआ? ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था, वो भी हमने देख लिया बच्चों। अब इस फॉर्मूले का एक अपन डेंसिटी निकालने में यूज़ कर सकते हैं, डेंसिटी निकालने के लिए भी यूज़ हो सकता है। देखो ध्यान से, जो हमारा फॉर्मूला है वो है PV = nRT है। हम इससे एक नया फार्मूला बनाते हैं। n मतलब नंबर ऑफ मोल, गिवन मास स्मॉल m अपॉन में मोलर मास को लिख लेते हैं कैपिटल M, बराबर हो गया R और T, और ये है P × V। अगर मैं इस V को यहाँ से अपॉन में लाऊं यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखना, मास और नीचे वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं? डेंसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेंसिटी D 2 मिनट के लिए और अपॉन में mRT। यानी अगर हम चाहें तो इससे डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं किसी गैस की, क्या डेंसिटी है ना। बस हमारा वॉल्यूम एलिमिनेट हो जाएगा ना, वॉल्यूम यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, डेंसिटी दिखाई देगी। प्रेशर टेम्परेचर पता हो, मोलर मास पता हो किसी गैस का, और R की वैल्यू तो खैर पता ही है, तो आप किसी भी गैस की डेंसिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। समझा दिया मैंने फॉर्मूला कहाँ से आ गया। ठीक है, इसी का यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CO2, CO2 की डेंसिटी निकालिए एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर 27 + 273, तो ये हो गया आपका 300 केल्विन। प्रेशर 5 ATM, R की वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये लेंगे हम। अगर सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर कुछ और यूनिट लूँगा तो ये बदल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप अब यहाँ ध्यान रखना कि अब जो आंसर डेंसिटी का आएगा वो हमारा ग्राम पर लीटर वाला आएगा। क्या आएगा? ग्राम पर लीटर, कोई इशू नहीं है हमारे पास। और m मतलब होता है मोलर मास। तो CO2 का मोलर मास कैसे निकालते हैं? CO2 का मोलर मास निकालने के लिए कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 प्लस कर दो, 16 × 2 = 32 में 12 प्लस किया तो 44, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 44 ग्राम।
चलिए यही फॉर्मूला क्या बनाया था, फॉर्मूला ये बनाया था P बराबर डेंसिटी अपॉन मोलर मास इंटू RT। डेंसिटी निकालना है, M को यहाँ ले जाओ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इंटू एम, और R और T अपॉन में जाएंगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। प्रेशर 5 atm है, कितना है प्रेशर 5 atm, मोलर मास 44 है, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 270 नहीं है 300 केल्विन है। ठीक है, कैंसिलिंग कर लेना बच्चों, कैंसिलिंग करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 8.93 ग्राम पर लीटर। मैंने बोला था ना कि अगर R की वैल्यू, आप R की जो वैल्यू लोगे उसी से वॉल्यूम की यूनिट पता चलेगी। यहाँ पर R मैंने वो लिया है जिसमें लीटर होता है, क्या होता है लीटर। अगर मैं कुछ और लेता तो उसमें आंसर आ जाता, अगर मान लो मैं ml वाला आंसर लेता तो ml में आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसा है, तो कोई इशू नहीं है। 8.93 ग्राम पर लीटर ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, हमारे डेंसिटी की, कि कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी यहाँ पर है 8.93 ग्राम पर लीटर। तो बच्चों देखा जाए तो गैस के मैक्सिमम क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पार्ट लेके आएंगे। एंजॉय करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखकर इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो, आपके किसी फ्रेंड की बुक में हो, सब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये आपके लिए।